Hello students, welcome to all of you in my accountancy class for class 11. Today in this lecture, we are going to start our new chapter, chapter number 5, and name of the chapter is Bank Reconciliation Statement. This is a very technical and important chapter, so we will discuss this chapter very thoroughly. And before starting to discuss this chapter, first of all, you all have to understand what is the meaning of reconciliation. Reconciliation का मतलब क्या होता है, ये reconciliation वर्ड यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया गया और reconciliation का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। तो reconciliation का मतलब होता है मेल मिलाप करना, टैली करना। जब हम किन्हीं दो स्टेटमेंट्स को या कहीं से दो आंकड़े मिलते हों, उन दो आंकड़ों को आपस में टैली करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो इस प्रोसेस को रिकॉन्सिलेशन कहा जाता है। चैप्टर के नाम में रिकॉन्सिलेशन के पहले बैंक और बाद में स्टेटमेंट लगा हुआ है, मतलब कि इसके नाम से ये स्पष्ट है कि हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में बैंक से आने वाली स्टेटमेंट के बीच में रिकॉन्सिलेशन यानी टैली या मेल मिलाप करने की कोशिश करेंगे। इसके नाम से ही यह स्पष्ट हो गया है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम किन्हीं दो स्टेटमेंट्स के बीच में जो डेटा आएगा या जो भी बैलेंस शो किया जाएगा उसके बीच को हम रिकॉन्सिल करेंगे, उसका मेल मिलाप करेंगे, उसके बीच में टैली और सामंजस्य करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करते हैं मीनिंग की, लेकिन मीनिंग की बात करने के पहले थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले चैप्टर्स में जब हम लोग कैश बुक और बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स के बारे में पढ़ रहे थे, स्पेशली कैश बुक में हमने देखा कि कैश बुक के तीन कैटेगरी होती है। सिंपल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट का एक कॉलम होता था और हम उसमें एंट्री करते थे अमाउंट का। सेकेंड वन वॉज डबल कॉलम कैश बुक और बैंक कॉलम कैश बुक ऑल्सो। बैंक कॉलम कैश बुक में अमाउंट के दो कॉलम हुआ करते थे और उन दोनों में जो ट्रांजैक्शन हम कैश में करते थे वो कैश में एंट्री करते थे और जो ट्रांजैक्शन हम बैंक के थ्रू करते थे उसकी एंट्री बैंक के कॉलम में की जाती थी। तीसरा कैश बुक था पेटी कैश बुक, जो सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनकी एंट्री कहीं और नहीं होती थी या किसी पर्टिकुलर हेड में नहीं आते थे उनको हम पेटी कैश बुक में उसकी एंट्री किया करते थे। यहाँ पे अब उस चैप्टर को इस चैप्टर से मैं आपको कोरिलेट जब करूँगा तो ये समझ में आएगा कि जब हम बैंक कॉलम कैश बुक बनाते थे, इसका मतलब क्या है कि हम बैंक कॉलम कैश बुक में जो अमाउंट हम अपने यहाँ रिसीव करते थे उसको अपने कैश बुक में एंट्री करते थे लेकिन बैंक कॉलम कैश बुक में जब हम ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू करते थे तो हमारे कुछ अमाउंट का बैंक में भी एंट्री होता था। इसका मतलब ये है कि एक जगह हम अपने पास अपने बिजनेस में उसकी एंट्री कर रहे हैं और साथ ही साथ उसकी एंट्री बैंक में भी हो रही है। सपोज करिए एक चेक मैंने किसी को दिया, मैं अगर किसी को किसी डेट में चेक देता हूं तो जिस डेट में मैंने चेक दिया यानी पेमेंट किया वो डेट मैं अपने कैश बुक में एंट्री कर लूंगा पेमेंट साइड में, लेकिन वो चेक जब बैंक में जाएगा तब जाके मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा और तब उस डेट को ये माना जाएगा कि बैंक से मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ है। सपोज करिए कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर सपोज करिए कि 31 दिसंबर को मैंने किसी को एक चेक दिया। 31 दिसंबर एज वी नो द लास्ट डे ऑफ द ईयर, 31 दिसंबर को मैंने किसी को चेक दिया तो मैं अपने कैश बुक के पेमेंट साइड में जो भी अमाउंट रहेगा उस अमाउंट को लिख दूंगा कि मैंने फला अमाउंट से किसी को पेमेंट किया। लेकिन उस चेक को जब जिसको मैंने पेमेंट किया है वो जो हमारा पार्टी होगी, वो पार्टी उस चेक को जिस डेट में ले जाकर के बैंक में जमा करेगी उस डेट में जब वो चेक क्लियर होगा तब मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा। लेकिन मैंने पेमेंट दिखाया है 31 दिसंबर को। सपोज करिए जिसको मैंने चेक दिया उसने चेक ले आके बैंक में जमा किया 10 जनवरी को, तो मेरा जो कैश बुक होगा वो दिखाएगा कि मैंने 31 दिसंबर को पेमेंट कर दिया, दिसंबर महीने का पेमेंट दिखाएगा, लेकिन मेरा जो पासबुक होगा बैंक का वो पेमेंट दिखाएगा 10 जनवरी का। क्यों? क्योंकि जिसको मैंने चेक दिया था उस व्यक्ति ने वो चेक 10 जनवरी को बैंक में जमा किया। 10 जनवरी को चेक बैंक में जमा होगा और 10 जनवरी को ही वो चेक क्लियर होगा और 10 जनवरी को ही मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे। तो मेरा पासबुक ये शो करेगा कि वो अमाउंट 10 जनवरी को डिडक्ट हुआ है, लेकिन मेरा कैश बुक ये शो करेगा कि वो अमाउंट 31 दिसंबर यानी दिसंबर मंथ में डिडक्ट हुआ है।
इन दोनों के बीच में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि हमें लगेगा कि मैंने पैसा दिसंबर आपके महीने में पेमेंट किया है, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा जनवरी के महीने में पेमेंट हुआ रहेगा। इस तरह की समस्याओं का सॉल्यूशन करने के लिए ही हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। आइए इसकी मीनिंग पे बात करते हैं। दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, a statement prepared to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per passbook or bank statement by showing the items of difference between the two accounts। वही बात है कि सेम अकाउंट हमारा कैश बुक जिसकी एंट्री हम करते हैं वो क्या शो कर रहा है, और हमारा पासबुक जिसकी एंट्री बैंक करता है वो क्या शो कर रहा है। दोनों के शो करने के अमाउंट में कुछ डिफरेंसेज आते हैं। उन डिफरेंसेज को सॉर्ट आउट करने के लिए ही हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। यही वो वजह है, यही वो कारण है जिसकी वजह से हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इसलिए ये इसकी मीनिंग है। आइए इसकी नीड पे भी बात करते हैं। नीड ऑफ रिकॉन्सिलिएशन में व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द बैंक बैलेंस एज शोन इन द फॉर्म्स कैश बुक, द टू balances do not tally, hence we have to first ascertain the causes of difference thereof and then reflect in a statement called bank reconciliation statement to tally the balances। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल में बता रहा था कि मैंने एक चेक का पेमेंट 31 दिसंबर को किया और वो चेक एक्चुअल में डिडक्ट हुआ है, वो अमाउंट हमारे अकाउंट से 10 जनवरी को। तो जाहिर सी बात है कि जो दिसंबर महीने का स्टेटमेंट कैश बुक मेरे यहाँ शो करेगा वो, और दिसंबर महीने का जो पासबुक शो करेगा वो, उसमें गैप आएगा, डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस को समझने के लिए, उस डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसे ही हम मंथ ऑफ जनवरी में समझेंगे कि हमने कुछ और पेमेंट किया है, लेकिन मंथ ऑफ जनवरी में एक्चुअल में वो अमाउंट जो चेक का रहेगा वो भी डिडक्ट हुआ रहेगा। तो मंथ ऑफ जनवरी का बैलेंस भी हमारे कैश बुक से मैच नहीं करेगा, और जब वो हमारे कैश बुक से मैच नहीं करेगा तो एक बार फिर हमें ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे मिसमैच हो रहा है। उस मिसमैच को सॉर्ट आउट करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की सहायता से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में वो कौन से कॉजेज हैं, कौन सा अमाउंट है, कौन सा आइटम है जिसकी वजह से हमारा कैश बुक और पासबुक मैच नहीं कर रहा है। फिर उसका हम पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करते हैं, और उस फॉर्मेट को फॉलो करने के बाद हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट का नाम होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। In our next video, I will show you the format of bank reconciliation statement and तब तक आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, आप वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद आप इसके बारे में बुक से भी पढ़ सकते हैं। I hope you all understood these concepts very well. Thank you so much.